अ, आज हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। उन एग्जांपल को सुनिए और समझिए। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है। एक दूसरी बॉडी है जिसका मास 10 kg है। तो यदि मैं ये पूछता हूँ कि दोनों में से कौन सी बॉडी का मास ज़्यादा है, तो हम लोगों ने दोनों को मेज़रमेंट किया, उनकी डेंसिटी मेज़रमेंट किया और बोला कि 10 kg मास का जो बॉडी है उसका मास ज़्यादा है। आज जो है वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, टू हॉट है। तो आज का जो टेम्परेचर नोटिस किया गया वो 42 डिग्री सेल्सियस हुआ। मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। उस काम को करने के लिए मैंने 40 जूल एनर्जी जो है उसको कंजम्पशंस किया है। मैं 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से किसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर किसी अनसर्टेन डायरेक्शंस में जा रहा हूँ। मतलब कि डायरेक्शन जो है मेरे पास में स्पेसिफिक नहीं है। बच्चों, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है इसमें हम लोगों ने बॉडी के मास से लेके, एनर्जी से लेके, स्पीड से लेके, वर्क डन से लेके सारी चीज़ों को काउंट किया। इन सब चीज़ों में हम लोगों को ये समझ में आता है देयर इज़ नो नीड ऑफ ए डायरेक्शन। जैसे कि यदि टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है तो देयर इज़ नो नीड टू डायरेक्शन, कि भाई टेम्परेचर को बताने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की ज़रूर रिक्वायरमेंट है। जैसे आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मुझे एक मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा कि कितना गर्म है, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही तो बोलेगा नहीं यार ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल मौसम है। तो यदि मेरे पास में एक मैग्नीट्यूड है तो मैं बता सकता हूँ कि आज का मौसम 42 डिग्री सेल्सियस गर्म है। जैसे ये चीज़ बहुत भारी है, किसी पहलवान ने उठाया बोला ये चीज़ बहुत हल्की है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पहलवान के परसेप्शन में वो चीज़ हल्की है और जबकि एक दूसरा जो बंदा है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ बहुत भारी है। तो वी नीड ए मैग्नीट्यूड टू टेल द कि वो चीज़ कितनी भारी है। तो हमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट का मास जो 5 kg है। तो जब हमारे पास में किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फिर से, इफ़ वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ टू डिफाइन द क्वांटिटी, no need to define the quantity in terms of the direction, these quantities are known as scalar quantities. For example, हम लोगों ने अभी अभी देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच ऑफ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। अभी जो स्केलर क्वांटिटीज है ये हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, या फिर ये कहें कि किस टर्म में हम लोग पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे और किस टर्म में हम लोग नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे। तो आंसर है, जब हमारे पास में टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव होगा तो हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन कई बार हम लोग ये देखते हैं कि हमें लोगों को जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे की टेम्परेचर की बात करते हैं। बिकॉज ऑफ हम लोगों को समटाइम्स बैक्टीरियाज को कंट्रोल करने के लिए उससे ज़्यादा कम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास में ठंडी कंट्रीज़ है, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर को माइनस में कैलकुलेट करेंगे तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो कैलकुलेट हो जाएंगी नेगेटिव सेंस में। तो ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ है ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जैसे मेरे पास में एक 10 kg बॉडी का मास था, उसमें से मैंने 5 kg मास उसमें से रिड्यूस कर दिया, तभी उसमें से कितना बचा। तो हमने बोला कि अलजेब्रा मेथड लगाइए यहाँ पे और 10 - 5 करके उस बॉडी के अंदर टोटल मास बचा अभी 5 kg।
दैट मीन्स द स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। दूसरा आता हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। सपोज मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेता हूँ और मैं उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया और मैंने ईस्ट की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर तक चला, तो यहाँ पे जो 5 किलोमीटर है वो मैग्नीट्यूड हुआ, और ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में एक डायरेक्शन है कि हम पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि मैं ये कहूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया और मैं 5 किलोमीटर चला और मुझे एक पॉइंट पे पहुँचना चाहिए था, ए पॉइंट पे, क्योंकि 5 किलोमीटर बाद में ए पॉइंट आता है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया कि ए पॉइंट किस डायरेक्शंस में आता है, तो हम लोग उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। सपोज ए पॉइंट हमारे पास ईस्ट में आता है, लेकिन हम लोग साउथ में चले गए, तो हम लोग उसमें नहीं पहुंच पाएंगे ए पॉइंट पे। तो जब आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हो तो ज़रूरी है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हमारे पास में इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो क्वांटिटीज़ बन जाएगी हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, इम्पल्स हुआ, ठीक है। ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, ये हम लोग जैसे सिंपल अलजेब्रा मेथड लगा के हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास में सेम ऑपरेशंस पे ऑपरेट नहीं होती है। इनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में कुछ वेक्टर के रूल हैं, जैसे कि यदि एक क्वांटिटी इस डायरेक्शन में जा रही है और जिसके पास में मैग्नीट्यूड है 5, और दूसरी क्वांटिटी इस डायरेक्शन में जा रही है जिसके पास मैग्नीट्यूड है 3, तो हम लोग 5 - 3 नहीं कर सकते। उनके हमारे पास में सोल्व करने के लिए वेक्टर के कुछ रूल होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रूल हमारे पास में कि कौन कौन से प्रकार के वेक्टर होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगता है, कैसे दो वेक्टर्स का हम लोग सम निकालते हैं, कैसे दो वेक्टर्स का हम लोग सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, वो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम लोग यही सोच समझ सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को सोल्व करने का उनका अपना एक तरीका होता है। आगे देखते हैं बच्चों, डिस्टेंस, या दूसरे वर्ड्स में इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। मैं किसी एक पॉइंट से चला, लेट मी से दैट मैं ए पॉइंट से चलता हूँ, बी पॉइंट तक गया, बी पॉइंट से मैं फिर से चला और मैं सी पॉइंट तक आया, सी पॉइंट से मैं फिर से चला और मैं ए पॉइंट तक आया। मतलब कि मैंने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। इस पाथ को ट्रेवल करने में ऑब्जेक्ट ने कुछ एनर्जी कंज्यूम की होगी, तो द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो पाथ है ये ए टू बी, बी टू सी या सी टू ए इसी तरीके से हो सकता है। ये जो पाथ है इसका जो फॉर्मेट है वो अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में है 2, 3 और लेट मी से 4, तो टोटल पाथ ट्रेवल किया यहाँ पे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 3 तो 5, 5 और 4 9 किलोमीटर। मैंने ए पॉइंट से लेके बी तक जाने में, बी से सी और सी से ए तक आने में मैंने 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देर इज़ नो नेसेसरी कंडीशंस कि ये जो 9 किलोमीटर ये इसी तरीके से हो सकता है। पाथ जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये पाथ जो है ये इस तरीके से हो सकता है, लाइक दैट। ये हो सकता है मेरे पास में हो 4, या लेट मी से दैट ये हो मेरे पास में 5, ये हो मेरे पास में 3 और ये मेरे पास में हो 2 और ये हो ए बी सी। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ द पाथ। कहने का मतलब ये है आप पाथ की जो
पोजीशन है पाथ की, जो ये डायग्राम जो बनता है पाथ को ट्रेवल करने का, ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए 3-4 रास्ते जाते हैं। हम लोग किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, कोई रास्ता छोटा होगा, कोई रास्ता लंबा होगा, लेकिन फाइनल जो हमारा पॉइंट होगा, हम लोग ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के ऊपर ही पहुंचेंगे। तो द टोटल पाथ या टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ना होके किसी भी तरीके से हम लोग उसको ट्रेवल कर सकते हैं। तो द पाथ लेंथ और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ जो होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है जो आपने जहाँ से शुरू किया और आखिरी जहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे यदि मैं ए बी सी ए पाथ लेंथ निकालता हूँ तो पाथ लेंथ आ जाएगा मेरे पास में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। पाथ लेंथ जो है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यदि जीरो हो जाएगी तो मतलब हम लोगों ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं है। ना ही पाथ लेंथ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि यदि हम लोग कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो सीधी सी बात है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, पॉजिटिव सेंस में ही काउंट किया जाएगा। तो पाथ लेंथ कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी नेगेटिव। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। पाथ लेंथ जो होता है वो आपके द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिफरेंस होता है फाइनल पोजीशन का और इनिशियल पोजीशन का। वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप जहाँ पे हो और जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो यदि हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस बन जाएगी। जैसे यदि मैं पाथ लेंथ की बात करता हूँ तो पाथ लेंथ बनेगा मेरे पास में ए टू बी, बी टू सी। यदि मुझे ए से लेके सी पे जाना है तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए टू बी, बी टू सी, मतलब ए बी प्लस का बी सी। लेकिन यदि मैं पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस मैं ऑक्यूपाई ना करके, मतलब ए से बी, बी से सी ना जाके मैं सीधा ए से लेके सी पे जा सकता हूँ। तो ये रही मेरे पास फाइनल पोजीशन और ये रही मेरे पास इनिशियल पोजीशन। तो ए टू सी जो है हमारे पास में यहाँ पे डायरेक्ट पाथ है, मतलब सीधा सीधा रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से लेके सी तक। तो यदि मैं कहूँ कि ए से लेके सी की डायरेक्शन बताइए, तो ये जो डायरेक्शन है मेरे पास में ए से लेके सी की, ये डायरेक्ट हमारे पास में ऐसी डायरेक्शन है। तो इन दिस सिचुएशन देयर इज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जबकि डिस्टेंस में जरूरी नहीं कि ए से बी, बी से सी या सी से ए से ऐसे ही पहुंचा जाए, आप ऐसे भी पहुंच सकते थे, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ए से सी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता यही हो सकता है, क्योंकि आप लोग ये भी कह सकते हो कि ए से लेके सी तक तो ऐसे भी पहुंचा जा सकता है, ये वाला रास्ता। लेकिन जब आप इन दोनों डिस्टेंस को मेजरमेंट करोगे तो ये वाला जो रास्ता है ये हमको छोटा मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। कैसे, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है, उसको समझते हैं कैसे। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने बोला द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट या द फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन दैट मेक्स द डिस्प्लेसमेंट। तो इफ ए पार्टिकल इज इन मोशन and particle returns to its original position after time t, then displacement in time t is 0। जैसे मान लीजिए मैं ए पॉइंट से चला और मैंने ये इस तरीके से यहाँ से चला और मैं यहाँ से गया और यहीं वापस आ गया, तो जो मेरा टोटल डिस्टेंस बना, तो टोटल डिस्टेंस बना कि ये मैंने कितना दूरी तय किया। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट करना चाहता हूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या है मेरी ए और इनिशियल पोजीशंस क्या है मेरे पास में ए,
तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0, या द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पोजिशन, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, ए से लेके ए तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना, 0। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास में, 0। कब, जब हमारे पास में इनिशियल और फाइनल पोजीशन 0 होती है या फिर सेम होती है। तो यदि मैं कहूँ कि एक पार्टिकल जो रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो आंसर है कि पार्टिकल ने किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तीसरा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि आपने जो ओरिजिन लिया है वो कहाँ से शुरू किया है। जैसे यदि मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूँ पहले, तो यदि मैं डिस्टेंस के लिए ओरिजिन लेता हूँ ओ, तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो अलग होगा। और यदि मैं ओरिजिन लेता हूँ ओ डैश, तो ओ डैश से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास में अलग होगा। मतलब कि डिस्टेंस जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ओरिजिन आपने कितना लिया है, कहाँ से लिया है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होता है कि आपने ओरिजिन कहाँ से लिया है। कैसे, यदि मान लीजिए मैं ओरिजिन लेता हूँ ओ डैश, तो मैं ओ डैश से लेके बी पोजीशन तक जाता हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास में आएगा ओ बी डैश मतलब फाइनल पोजीशन माइनस ओ ए डैश मतलब इनिशियल पोजीशन। तो ओ बी डैश माइनस ओ ए डैश कितना आ जाएगा हमारे पास में, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज ए बी। यदि मैं ओरिजिन लेता हूँ ओ, तो ये आ जाएगा ओ बी मतलब फाइनल माइनस का ओ ए मतलब इनिशियल, तो ओ बी माइनस ओ ए इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज ए बी। तो फाइनल माइनस इनिशियल रिजल्ट जो है वो ओरिजिन ओ डैश लेने पे और ओरिजिन ओ लेने पे दोनों की सिचुएशन में हमारे पास में सेम आता है। तो डिस्प्लेसमेंट इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आपने ओरिजिन कहाँ से लिया है। नेक्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस बात के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता है कि आपने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ किया है उसकी शेप और साइज कैसी है। जैसे मैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक जो पाथ है ये ट्रेवल कर सकता हूँ, दूसरा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक जो पाथ है ये ट्रेवल कर सकता हूँ, तीसरा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक जो पाथ ये ट्रेवल कर सकता हूँ। तो यदि मेरे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि 2 होता, जो कि अभी नहीं है, अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 3 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब मेरे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 बनता, तो ये ज़रूरी नहीं था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जैसा अभी शेप बनाए मतलब स्ट्रेट लाइन बनाए, तो जब 2 वाली लाइन यदि मेरे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनती, डिस्प्लेसमेंट बनती, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 वाली लाइन भी मेरे पास में ऐसी 3 जैसी ही बनती। दैट मीन्स बच्चों जो शेप है पाथ की वो कैसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमारे पास में मिनिमम डिस्टेंस को कवर करता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आप जब देखते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देता है। बट दिस इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, द पाथ, द शेप ऑफ द पाथ कैन बी एनी टाइप। ओके, नेक्स्ट वन, the magnitude of the displacement of a particle in a given time t is equal to distance traveled by the particle in time t if the particle is moving along a straight line without changing its direction in motion। मतलब ये कह रहा बच्चों, यदि हमारे पास में एक पार्टिकल जो है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है टी टाइम में, तो उस पार्टिकल के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली उसका डिस्प्लेसमेंट ही बन जाता है। जैसे यदि एक पार्टिकल ए पोजीशन से शुरू हुआ और वो बी पोजीशन तक जाता है, लेकिन ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे रेल की पटरी, ठीक है। तो यदि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इस केस में
पार्टिकल का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझिए कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से छोटा, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से छोटा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर और इससे बड़ा ही होगा। ओके, अगला टॉपिक हमारे पास में आता है स्पीड। तो इसमें हमारे पास में जो यूनिफॉर्म स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।